हाय फ्रेंड्स, आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक की श्रृंखला चल रही है। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। टीजीटी पीजीटी में यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स। तो ये क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आज दूसरी क्लास है, एक प्रश्नोत्तरी की आज दूसरी क्लास है। तो अभी हम आदिकाल ही पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हमने 22 क्वेश्चन देखा था। अब उसके आगे से आज हम आदिकाल का विभाग, काल विभाग देखेंगे, काल विभाजन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता के चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? मिश्र बंधु विनोद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। तो सही आंसर बी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। आदि से अंत तक इन्हीं जनता की चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जनता के चित्रवृत्तियों को परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया है, उसमें नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि जो जनता की चित्रवृत्तियों को परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया है, तो इसमें क्या नहीं है? राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर डी होगा। इसमें सांस्कृतिक नहीं है, बाकी राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है और सांप्रदायिक भी है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? 3, 4, 5, 7। तो फ्रेंड्स, कितने कालों में विभक्त किया है? तो 4 कालों में विभक्त किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा है और रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा है और आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। तो ये इनके जो है अपने कालों को 4 भागों में विभक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल वीरगाथा काल की समय सीमा क्या है? 1050 से 1375, 1375 से 1700 विक्रमी संवत में है, विक्रमी संवत 1700 से 1900, विक्रमी संवत 1900 से 1984। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय क्या माना है? 1050 से 1375 माना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1050 से 1375, 1775 से विक्रमी संवत 1375 से 1700, विक्रमी संवत 1700 से 1900, विक्रमी संवत 1900 से 1984। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या माना है? पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 से 1700 माना है विक्रमी संवत में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की समय सीमा क्या है? विक्रमी संवत 1050 से 1375, विक्रमी संवत 1375 से 1700, विक्रमी संवत 1700 से 1900,
कि विक्रमी संवत 1900 से 1984। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल यानी रीतकाल का समय विक्रमी संवत 1700 से 1900 माना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल यानी गद्य काल की समय सीमा क्या है? तो गद्य काल की समय सीमा जो है 1900 से विक्रमी संवत 1900 से 1984 है। बाकी हमने ये तीनों ऑप्शन देख लिए। आदिकाल का समय 1050 से 1375 माना है और भक्ति काल का समय विक्रमी संवत 1375 से 1700 माने हैं और रीतिकाल का समय विक्रमी संवत 1700 से 1900 माने हैं और आधुनिक काल यानी गद्य काल इसका समय विक्रमी संवत 1900 से 1984 माने हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन और नामकरण का आधार बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी काल विभाजन और नामकरण का आधार किससे बनाया? रचना से कि रचनाकार से, विशेष प्रवृत्ति से कि युग से? तो सही आंसर होगा विशेष प्रवृत्ति से बनाया है। यद्यपि अगला क्वेश्चन है, यद्यपि इन चारों कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। यह कथन किसका है? यद्यपि इन चारों कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है, अब हम अपभ्रंश काव्य से क्वेश्चन देखेंगे। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये कथन किस आलोचक का है? राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित भाषा का बोध होने लगा। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे पहले गाथा या गाहा कहने से किसका बोध होता है? तो गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। और जो है दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता है? अपभ्रंश का बोध होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की करते थे। आदिकाल के संदर्भ में यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत से बिगड़कर जो बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? प्राकृत से बिगड़कर जो बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? राहुल सांकृत्यायन,
हरदेव बाहरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये कथन किस आलोचक का है? राहुल सांकृत्यायन, हरदेव बहारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है? निम्नलिखित में से किसने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है? भरतमुनि, वररुचि, पतंजल, विद्यापति। तो भरतमुनि ने कहा है। भरतमुनि जो है अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत प्रकाश किसका ग्रंथ है? प्राकृत प्रकाश किसका ग्रंथ है? भरतमुनि, वररुचि, पतंजल, विद्यापति। तो प्राकृत प्रकाश जो है वररुचि का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है? नाट्यशास्त्र, प्राकृत प्रकाश, धारसेन द्वितीय के शिलालेख, काव्य अलंकार। तो सही आंसर होगा प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है, बाकी नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश का उल्लेख है और धारसेन द्वितीय के शिलालेख में भी है और काव्य अलंकार में भी है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? राहुल सांकृत्यायन का, हरदेव बाहरी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसका ग्रंथ है? बाणभट्ट का, भरतमुनि, वररुचि, पतंजलि। तो ये जो है बाणभट्ट का रचना है हर्षचरित। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता कब से चलता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता कब से चलता है? 5वीं शताब्दी से, 7वीं शताब्दी से, 9वीं शताब्दी से कि 12वीं शताब्दी से? तो ये 7वीं शताब्दी से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता किसमें चलता है? रासो साहित्य में कि नाथ साहित्य में कि सिद्ध साहित्य में? तो कहाँ पता चलता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता जो है सिद्ध साहित्य में चलता है। श्रावकाचार्य संवत 990 नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। तो ये किसका है? देवसेन का, सराफा का, धनपाल का, जैन साहित्य का? तो ये देवसेन का है। श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन है? देवसेन। अगला क्वेश्चन है, देवसेन किस साहित्य से जुड़े थे? देवसेन जो है किस साहित्य से जुड़े थे? सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से कि जैन साहित्य से कि विद्यापति से? तो देवसेन जो थे जैन साहित्य से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, तो कथन है फ्रेंड्स,
पंक्तियां हैं। जो जिड़ सासड़ भाषिव सो मड़ कहई सारू, जो पालड़ सई भाव करिसो सरि पावड़ पाओ। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? देवसेन की है, सरापा की है, कि धनपाल की है, कि बौद्ध की है, कि विद्यापति की है? तो ये पंक्तियां जो हैं देवसेन की हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की श्रृंखला लेके। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।